एक मिनट संगत जी, जस्ट अ मिनट। आई थिंक वो कंटिन्यू हो गया। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, नए साल पे गुरु जी ने मौका दिया सत्संग शेयर करने का। और ये जो मैंने अभी चलाया था एक्चुअली ये 2006 जब आया था न्यू ईयर, ये तब की वीडियो है जिसमें मैंने डाला भी था कि मी इन ग्रीन सूट। तो आज मैंने वही ग्रीन सूट पहना आज। बस गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का। तो संगत जी मैं उसी चीज़ से शुरू करती हूँ कि जब ये वीडियो आपने देखा अभी गुरु जी साथ, तो मुझे एक्चुअली बैक एक बहुत ज़बरदस्त हो गया था, इसने पहले भी शेयर किया है। और मेरे को डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप चल भी नहीं सकते, मतलब आपका तो क्योंकि मेरे को डांस का बहुत शौक रहा है, तो मुझे लगता था कि मेरे को डांस करना है, मतलब मैं सीखना चाहती थी बेसिकली। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि डांस तो बहुत दूर की बात है, मतलब चल भी बहुत, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए जब ये न्यू ईयर आया तो मैं तो बिल्कुल कॉर्नर में खड़ी थी, जब बड़ा मंदिर है उसके जो राइट हैंड साइड में जो विंडो है मैं वहाँ खड़ी हुई थी। तो सोचिए गुरुजी ने कैसे वो अपने सिंहासन से मुझे वहाँ से वहाँ इतनी दूर बुलाया उन्होंने, और बिल्कुल एक रास्ता सा बन गया कि वो मुझे देख पा रहे थे, मैं तो खैर उन्हीं को देख रही थी, और उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया कि आगे डांस करो। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि गुरुजी मुझे ही कह रहे कि मैं डांस करूँ। गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि और मतलब ऑब्वियसली गुरुजी बुला रहे हैं देखिए आपको। तो मैंने संगत जी कुछ नहीं सोचा, मैं खुद बिल्कुल भूल गई मेरे बैक है क्या है, मैं बिल्कुल वहाँ से लिटरली दौड़ती हुई मैं गुरुजी के सामने गई और मैंने इतना डांस किया गुरुजी के आगे, इतना डांस किया मैंने। और मेरी वो बैके कहाँ गई आज मेरी वो बैके कहाँ है मुझे नहीं पता। और सोचिए कितना ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने उस दिन। तो ये उसी दिन का वीडियो था, तो मुझे लगा न्यू ईयर का है तो आज चलाना चाहिए। तो संगत जी ऐसे देखिए कि और इसके बाद मैं देखो वो डांस ही मेरा इनफैक्ट ब्लेस किया गुरुजी ने। और आज की डेट में मैं जुम्बा कर सकती हूँ, मैं आई एम लर्निंग सेमी क्लासिकल ऑल्सो। कितने ग्रुप परफॉर्मेंस मैंने दिए। अभी जब ये मिसेस इंडिया वाला कॉन्टेस्ट स्टाइल फेस्टिवल वाला चल रहा था तो उसमें मुझे सोलो डांस करना था, वो भी मुझे गुरुजी ने सिखाया, भी लिटरली ड्रीम में आके मुझे हाथ पकड़ के सिखाया वो डांस। और कैसे मेरे को डांस ब्लेस किया। केवल ग्रुप में तो फिर आप थोड़ा सा पीछे होते हो, कई बार आप थोड़ा एक दो स्टेप उधर कर जाते हो, बट सोलो में आप यू कांट मेक मिस्टेक। तो वो भी सोचिए गुरुजी ने मेरे को किस तरह से वो चीज़ ब्लेसिंग्स दी। और गुरुजी का देखिए जब ये डांस का, और मैंने बहुत लोगों का सुना भी है जैसे कि जब सत्संग करते हैं तो आई होप यू कैन हियर मी। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं तो पहले बोलती जा रही हूँ, प्लीज़ यस लिख के भेजिए। तो गुरुजी का बेसिकली क्या था कि जब आप डांस कर रहे हो या आप कोई भी चीज़ गुरुजी ने ब्लेस की, तो देखिए वो क्यों कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे बेसिकली। क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये जो मुहावरा बना है, हमारा प्रोवर्ब बना है, ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बचपन से सुनते आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सुरेश अंकल, जय गुरु जी। तो देखिए बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और दिस अ फैक्ट ऑल्सो कि आर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ आर हेल्थ। और यही हमारी सबसे बड़ी वेल्थ जो है ना हमारी लाइफ की, वो यही है कि आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। और गुरुजी ने भी यही बात बोली है और बार बार समझाया भी है कि सबसे पहले अगर मेरे पास आप लोगों ने आना है तो प्लीज़ अपनी हेल्थ मांगो, अपनी ज़िंदगी मांगो, अपनी हेल्थ मांगो, और उसके बाद वेल्थ तो वो दे अपने आप ही दे देंगे। और क्योंकि वो और जो भी हमें मिलना है, हमारी जो वेल्थ भी मिलनी है हमें, तो बेसिकली वो भी गुरुजी को पता है किसको कब क्या मिलना है। तो देखिए एक उसके हाथ में होता है कि वो राजा से रंग और रंग से को राजा बना देता है वो। तो इसीलिए हमें इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी महाराज हमारे बैठे हुए हैं तो हमें किसी और चीज़ की क्या चिंता है। तो आप अपनी सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अभी पीछे मैं कहीं सत्संग शेयर कर रही थी तो वहाँ ताया जी आए हुए थे। ताया जी गुरुजी से 78 से जुड़े हुए हैं। तो ताया जी बोल रहे थे कि आपने अगर मटकन आंटी की भी एक वीडियो देखी होगी, और वो तो खैर उन्होंने काफ़ी पहले ही चीज़ बताई थी, और ये तो गुरुजी ने खैर उनको शायद आई थिंक 93 में ये बात बताई थी, और ताया जी को 97 में आई थी उन्होंने ये बात रिपीट भी की थी।
कि बड़ा माड़ा टाइम आने वाला है। ये तो आई थिंक बहुत लोगों को शायद गुरुजी ने बोला है, पुरानी संगत को भी। तो वो माड़ा टाइम आई थिंक वो यही है कि लाइक इससे माड़ा टाइम और कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम जैसे आंटी का बोलना ये है कि लाइक उसमें गुरुजी ने बोला कि ये टाइम थोड़ा लंबा चलेगा। तो जो लोगों ने बाय बाय 2020 बोला है, तो वो कोरोना को बाय बाय नहीं हुआ है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई होप कि वो उसको भी वो जल्दी, हम लोग उसको बाय बाय बोले, वो जल्दी बाय बाय हो जाए, वो जाए यहाँ से। पर संगत जी, जैसे कि यूके में भी स्ट्रेन्स आ रहे हैं और इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो ताया जी ये बात बता रहे थे कि नहीं, मतलब लोगों को इस बात के लिए बहुत एजुकेट करना पड़ेगा और होना पड़ेगा अपने आप को कि आपने क्या चीज़ें करनी है। तो आप देखिए, क्योंकि जो हम अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमारा, आप पहले तो मैं आपको एक छोटा सत्संग शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर आपको ये कंटिन्यू करती हूँ कि आई थिंक इन 2008 की बात है। हमारे कॉलेज का एल्यूमिनाई डिनर था। आई एम फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो मौलाना आज़ाद के अंदर ही हमारा एल्यूमिनाई डिनर रखा गया था। तो मैं वहाँ के अपने उसकी जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। तो काफ़ी कुछ मेरे हाथ में था वहाँ पे उस दिन। मतलब जो लोगों को अवार्ड देने थे या जो भी उनको वो करना था, वो सभी मुझे भी देना था और काफ़ी कुछ मैं इन्वॉल्व थी उसके अंदर। तो ऑब्वियसली बहुत सर्दी का दिन था, 8 दिसंबर की बात है, मेरे को याद है। तो मेरे लिए वो वर्कलोड ज़्यादा हो गया या जो भी रीज़न था, आई डोंट नो क्या था। तो मेरे को सारा मैंने काम किया, मेरी अचानक तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई जब मैं वहाँ पे अपना सारा वो कर रहे थे। हम लोग एलुमनाई अपना फंक्शन चल रहा था हम लोगों का। तो मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई एकदम से, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइक मैं तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो करते करते ना मेरे को एकदम से, मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा कि नहीं मैम, आप ऐसे स्टेज छोड़ के नहीं जा सकते हो क्योंकि बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। तो मैंने संभाव अपना वो काम संभाला, अपना सारा किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ी देर ना बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैं अपने प्रोग्राम से निकल के बाहर आई हूँ। बाहर अभी वहाँ पेवमेंट जैसे होती हैं बाहर, तो मैं बस पेमेंट पे पहुंची हूँ और मेरी डॉटर मेरे साथ में थी। एंड संगत जी, आई वॉज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। मैं बिल्कुल कोलैप्स थी, और मतलब ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, मेरी ये कंडीशन हो गई। तो ऑब्वियसली मेरी डॉटर ने, क्योंकि हस्बैंड भी वहीं थे, और एकदम से बुलाया उनको कि भाई देखो मम्मी को क्या हो गया। तो मेरे सीनियर और मतलब जो भी साथ में थे हस्बैंड के, वो फटाफट वहीं LNJP कैजुअल्टी वहीं पास में थी हमारे, क्योंकि कॉलेज में फंक्शन हो रहा था। वो लोग मुझे फटाफट कैजुअल्टी में लेके गए। अब वो कैजुअल्टी में जब लेके गए, तो मुझे आज भी याद है संगत जी, जब मेरे को स्ट्रेचर लेकर आया और एकदम से जब मुझे लेके जा रहे थे, तो मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे उस वक्त। और कुछ गुरुजी बोल रहे थे, मुझे कुछ याद आ रहा है। और मेरे को बस अपने बच्चों को जब मैंने देखा, तो बस मेरे को ये लगा, मैंने कहा गुरुजी बच्चे बहुत छोटे हैं, और जिस तरह मेरे बच्चे रो रहे थे, मतलब मुझे आज भी याद आता है। तो मैं बहुत लगता है कि लाइक सच में सबके पेरेंट्स को गुरुजी अच्छे से रखो। बच्चों के लिए पेरेंट्स, और पेरेंट्स के लिए बच्चों का होना सबको मतलब बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, मेरे को ना सिर्फ उस टाइम बस दिमाग में बस ये आया कि गुरुजी का मंत्र जाप, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही हूँ, गुरुजी को याद करती जा रही हूँ। और मतलब बेसिकली मंत्र जाप तो शायद हम लोग उतना नहीं करते थे, लेकिन हाँ, गुरुजी को मैं बहुत याद कर रही हूँ। तो जब हम लोग जब मुझे अंदर लेके गए हॉस्पिटल में, तो तब तक वो हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे थे और वटेवर जो भी था कि लाइक बच्चों को अंदर बिठा रहे थे कि तुम लोग यहीं बैठो, अंदर मत आना। तो इन बिटवीन जो थे कैजुअल्टी में मेरे को लेके चले गए। अब जो अंदर डॉक्टर्स थे, अब उनके लिए तो इमरजेंसी थी, ऑब्वियसली इमरजेंसी तो थी वो। जब वो इमरजेंसी उन्होंने देखी एकदम से, तो जो भी मेरी कंडीशन थी पूछा मेरे से। आई डोंट रिमेंबर कि मेरे से क्या पूछा क्या नहीं पूछा, क्योंकि मेरे को तो बहुत तबीयत मेरी बिगड़ चुकी थी उस टाइम। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अरे आई थिंक इनको लगता है हार्ट अटैक आया है। तो और मुझे actually कुछ भी याद नहीं आ रहा, मतलब हस्बैंड वहाँ पीछे पीछे सब सुन रहे थे, और वो आए एकदम से। तो कहते कि क्या बात कर रहे हो। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरह से इनकी कंडीशन हुई है और जैसे भी ये जो भी सिम्टम्स लेकर आए हैं, आई थिंक ये हार्ट अटैक है इनका। अब वो संगत जी, मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल माइंड वो एकदम से हो गया कि क्या बोल रहे हो, मतलब कि ऐसे कैसे। सोची 2008 में, तो कि भाई इतना यंग एज के अंदर कैसे इतना से आ सकता है हार्ट अटैक। तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं मतलब अब उनको तो ये लगेगा ना कि लाइक हम लोग तो बाहर के, लाइक उनको क्या पता कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो जो कैजुअल्टी थी वो पूरी चेंज हो चुकी थी। और हस्बैंड ने अब तो मतलब इस दिन सफदरजंग हॉस्पिटल तो वहाँ से छोड़ दिया था, तो पुराने लोग तो थे नहीं, तो उनको पहचान सके।
तो हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और प्रॉब्लम होगी, इट्स नॉट पॉसिबल कि इनको ऐसा है, मतलब ऐसा तो चीज़ हेल्दी। तो संगत जी मेरे को डॉक्टर्स ने कहा नहीं आपको क्या पता, लाइक फटाफट ईसीजी मशीन लाओ, ये लाओ वो लाओ, मतलब उन्होंने काफ़ी एकदम से वो कर दिया। और उनको जो भी हार्ट अटैक के लिए जो आई थिंक इमीडिएट इंजेक्शन देना होता है, और उन्होंने कहा कि नहीं आप इनको लगाओ। तो हस्बैंड ने कहा नहीं आप रुको, मैं यहीं पे मैंने कैजुअलिटी में इतने सालों काम किया हुआ है, मेरे हिसाब से हार्ट अटैक नहीं है। और वो थोड़ा सा बहस करने लगे कि आप क्या बात कर रहे हो, हार्ट अटैक है और आप इनको दवाई देने, तो आप मतलब इनके पास मतलब देखो टाइम कितना कम है, लेकिन एकदम से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने एकदम से रोका कि नहीं आप इनको बिल्कुल ये नहीं दोगे, और आई थिंक कुछ वो करो। तो कह रहे वो पहले ईसीजी मशीन लाओ और ये सब कुछ करो। तो वहाँ रूम अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हर हॉस्पिटल की ये बहुत प्रॉब्लम है इनफैक्ट कि लाइक रूम अवेलेबल नहीं होते और इस तरह से करके। लेकिन समहाउ मतलब वी आर डॉक्टर्स और हम लोग वहीं के हैं, तो जो डॉक्टर्स रूम था वो एकदम खाली कर दिया गया, और वहाँ पे ईसीजी मशीन आई और सब कुछ हुआ। तो मेरा वो सब कुछ नॉर्मल था। तो ऑब्वियसली उसको बहुत डांट लगाई मेरे हस्बैंड ने कि लाइक आप एकदम से कैसे किसी को मतलब वो देखते हो। तो उन्होंने कहा अब वो आई थिंक जेआर था या जो भी था, खैर उनको समझाया कि लाइक एकदम से इस तरह से रिएक्ट मत किया करो कि कोई भी पेशेंट आता है कि। तो संगत जी अब खैर एनीवे वो शायद मुझे गैस्ट्रिक अटैक पड़ा था या जो भी था, और मेरे को जो भी उसके अकॉर्डिंग दवाई दी। अब मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा, बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। मेरे को इंजेक्शंस लग गए, सब कुछ हो गया, और मुझे तो बस ऐसा लग रहा था बस मैं अब गई, मतलब मेरे को बस गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। तो मेरे को संगत जी मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड है, तो मेरे को मेरी फ्रेंड को मैंने कॉल किया। मैंने रात को आई थिंक 12 बजे से ऊपर 1 बज रहा था, मुझे याद नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था एक्चुअली मेरे को संभालते संभालते, और मेरी तबीयत नहीं संभल रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया ये बोलने के लिए कि पता नहीं मैं फिर अब कभी मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी, मैं एक बार तेरे को कॉल तो कर लूँ, तेरे से बात तो कर लूँ। और ऐसे मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, लेकिन उनको नहीं बताया मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, बस उनकी मैंने आवाज़ सुनने के लिए उनको फ़ोन किया। अपने बच्चों को देखा कि लाइक मैं इनको देख लूँ, अच्छे से निहार लूँ इनको। और तो मैंने अपनी फ्रेंड को जब फ़ोन किया, तो मेरी फ्रेंड वो गुड़गांव में रहती है, हर नेम इज़ डॉक्टर शताब्दी। तो वो जैसे इसको जब मैंने कॉल किया तो उससे संगत जी रुका नहीं गया। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो नीलम से मिलने जाना है। तो उसने कहा रात को आई थिंक 1 बज रहा था, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे तो जाना है और मुझे मिलना है उससे, मतलब वो। तो उन्होंने कहा कि मेरे अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि लाइक ड्राइवर को फ़ोन करते हैं, समहाउ ड्राइवर ही मान गया। तो संगत जी वो मेरे से वहाँ से गुड़गांव से मिलने आई मेरे पास, कि उसके दिमाग में बस ये था कि नहीं, मतलब उसने ऐसे क्यों बोला कि लाइक मैं तेरी आवाज़ तो सुन लूँ कम से कम। तो उसे रहा नहीं गया। तो अब वो आई तो मेरी तबीयत तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बिगड़ी पड़ी थी, और तबीयत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी थी, तो किसी चीज़ से भी मुझे आराम नहीं आ रहा था। तो जब वो जैसे ही वो आई तो उसने मुझे कहा, और आते के साथ कहती तो अपना मुंह खोल। मैंने कहा क्या हुआ, कहती खोल तो सही। तो उसने ना मेरे मुंह में थोड़ा सा कुछ प्रसाद डाला, कुछ डाला एक्चुअली। तो संगत जी मेरी ना जैसे ही वो मैंने प्रसाद खाया है, कुछ हमने गुरुजी की बात की, और आई थिंक मेरे को मिनट भी नहीं लगा होगा, और मैं एकदम उठ के बैठ गई। और मेरे सारे वहाँ ऑफिस जूनियर सीनियर मेरे को काफ़ी परेशान थे, और बाहर कैजुअलिटी में खड़े हैं। सोचिए कहाँ वो फंक्शन था, और कोई भी बेचारे डिनर नहीं किया था किसी ने भी, और लाइक बहुत क्योंकि था कि लाइक ऐसे हो गया तो कैसे करते, क्योंकि जब फ्रेंड सर्कल में होता है तो कहाँ ये सब चीज़ें किसी को अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद फिर कहती है कि अब तेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैंने कहा हाँ मेरे को ठीक लग रहा है बिल्कुल अब। और ऑब्वियसली सारे दोबारा जो डॉक्टर आए, टेस्ट किया, जो भी उन्होंने करना था, सिम्टम्स देखे, सब कुछ किया, देखा तो आई वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो वो कहती है कि तेरे को पता है तेरे मुंह में मैंने क्या डाला है। मैंने कहा क्या। कहती है कि तेरे को एक बार याद है कि जब गुरुजी के यहाँ पे लोड़ी थी, तो गुरुजी ने अपने हाथों से वो जो एक लड्डू होते हैं ना जिसमें वो तिल होता है और वो थोड़े हार्ड से लड्डू होते हैं, वो लड्डू का वो वाला प्रसाद, और गुरुजी ने मतलब बहुत सारा प्रसाद, क्योंकि गुरुजी का तो एक हाथ होता था, तो हम दोनों को पूरे हाथ में पूरा भर जाता था ऐसे। तो वो गुरुजी ने बेसिकली प्रसाद दिया था अपने हाथों से, वो उसने इनफैक्ट आज तक संभाल के रखा हुआ है। सोचिए संगत जी ये बात आई थिंक 2006 की जो मतलब न्यू ईयर आया था उसकी जो लोड़ी मतलब थी, उस पर ही वो गुरुजी ने प्रसाद बांटा था। तो वो प्रसाद उसने संभाल के रखा हुआ था तब से, और अभी भी उसके बाद जरा सा बचा था, तो उसको मैंने यही कहा कि इसको बढ़ा दो प्रसाद को, कि गुरुजी का हाथ लगा हुआ प्रसाद है, गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है।
तो सोचिए संगत जी, वो गुरुजी के हाथ का प्रसाद, जहाँ मुझे दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, जहाँ मुझे डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, या जो मुझे जो भी वो उस टाइम हुआ था, तो सोचिए गुरुजी के इतने से प्रसाद ने मेरे को फिर से लाइफ दी। मतलब वो खैर आई थिंक वो फर्स्ट टाइम था, वो डेंगू वाली बात दोबारा हुई थी, फिर गुरुजी ने वो लाइफ दी थी। तो सोचिए गुरुजी के उस प्रसाद में, तो गुरुजी का खैर हाथ का दिया हुआ प्रसाद, तो बस उसके दिमाग में बस वही हुआ कि मैं किसी तरह वो जो प्रसाद है वो मैं बस उसके तक पहुंचा दूं, वो मतलब उसके मुंह में वो चला जाए प्रसाद, तो बाकी तो खैर गुरुजी की मर्जी। तो सोचिए संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे उस दिन बचाया। और मतलब फिर हमें ये भी इसी से सबक मिलता है कि देखिए कि शायद उस दिन मुझे बहुत एक्सर्शन हो गया था। मुझे याद है कि मैंने पूरा दिन कुछ खाया नहीं था और मैं अपने सिर्फ काम में लगी थी। आप काम करिए आप, लेकिन अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए और अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए गुरुजी जो है ना आपको ब्लेसिंग्स तो दे रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स का मतलब ये नहीं कि आप बीमार पड़ जाएं, आप सामने जल प्रसाद रखें। गुरुजी तो करेंगे ठीक, लेकिन लेकिन गुरुजी हेल्थ क्यों बोलते थे, या डांस कराते थे, या क्यों बोलते थे कि जो मर्जी खाओ पियो, हम जो मर्जी खा पी सकें, हम जो मर्जी हम इस लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए बेस्ट है संगत जी कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और देखिए हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अगर मैंने काफ़ी पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं, उसमें आप लोगों ने भी सुने होंगे। और गुरुजी ने एक बार, जब गुरुजी चाय प्रसाद बनवाया करते थे, तो गुरुजी कितने लोगों को बोलते थे, और एक अंकल को बोला कि लो मैं तुम्हें ना चाय बनाना सिखाता हूँ। तो जो एम्पायर स्टेट में जब चाय बनवानी शुरू की उन्होंने, अंकल से जब गुरुजी ने उनको आज्ञा दी, तो गुरुजी ने वो अपना जो भी डाल रहे थे, छोटी इलायची या वॉटेवर, जो भी चाय उन्होंने चाय में डाला एक्चुअली, तो गुरुजी कहते हैं कि मैं बताता हूँ इसमें क्या डालना है। तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं जो मोटी इलायची होती है ना, उसको कूटो और चाय में डालो। तो उस टाइम सर्दियों के दिन थे, तो उनको लगा कि शायद गुरुजी ने सर्दियों की वजह से ये बात बोल दी होगी। जब गर्मियाँ आई तो गुरुजी ने कहा, उन्होंने बोला कि गुरुजी अब तो गर्मियाँ आ गई, तो मोटी इलायची अभी भी पानी है क्या? तो गुरुजी कहते हैं ऐते ब्लेसिंग आ। तो सोचिए संगत जी, गुरुजी हमें कैसी छोटी छोटी चीजें बता के चले गए हैं कि अब जो मोटी इलायची होती है उसको कूटकर आप बेसिकली चाय में डालिए। ये गुरुजी ये एम्पायर शेप में जब चाय प्रसाद बनता तो तो उसमें ये डाली जाती थी। और गुरुजी कहते हैं कुछ भी डालो उसके अंदर। और कई संगत की मैंने पुरानी सत्संग के जब सत्संग सुने मैंने, तो उसमें भी गुरुजी ने बताया कि उसमें मोटी इलायची डालो, किसी ने कहा दालचीनी डालो। गुरुजी कहते हैं कुछ भी डालो, लेकिन मोटी इलायची जरूर पानी है। तो संगत जी, मेरा अपना जो गुरुजी ने बताया वो तो है। और बस बीइंग अ डॉक्टर, मेरी भी आप लोगों की ये एडवाइस है कि लाइक इस वक्त जो ये कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, और इनफैक्ट इसके जो न्यू स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो दैट इज इनफैक्ट जो नया स्ट्रेन अभी आया है, दैट इज इनफैक्ट मोर देन 70% इट इज हार्मफुल। तो सोचिए जब कोरोना ने इतना तहलका मचा दिया, तो अगर वो स्ट्रेन का ऐसा हुआ तो उससे ज्यादा पावरफुल है। और देखिए वैक्सीन का भी ऐसा है कि लाइक यू कांट से कि मतलब कैसे इफेक्ट करेगी, कैसे क्या। आई विश के जो वैक्सीन आई है ये सबको इफेक्ट करे, लेकिन अभी ऐसे कुछ का कुछ नहीं है। तो मेरा आपको एक चीज ये कहनी है, अगर हर इंसान अपना खुद का ख्याल रखे, लाइक आप ये सोचिए कि आप दूसरों को मत बोलिए, आप अपना खुद का ख्याल रखिए। जैसे मैं ही हूँ, मुझे अपना पता है, मैं हर चीज को अपने हाथ को सैनिटाइज करती हूँ। सैनिटाइजर से ज्यादा मैं आई जस्ट वॉश माई हैंड फ्रिक्वेंटली। कुछ भी टच कर लिया तो आप अपना हैंड वॉश कर लो। सैनिटाइजर आपने तब यूज करिए जब आप बाहर जा रहे हो कहीं, जब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि लाइक आपको अपना हैंड वॉश करना है, या आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जो है लाइक क्या कहते हैं, जो आपका मास्क है बेसिकली, वो मास्क का प्रॉपरली पहनिए, क्योंकि लोग मास्क ही गलत पहन रहे हैं। कितने लोगों को मैंने देखा मास्क जो है वो नाम के लिए यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ लटका लेते हैं। व्हाट्स द यूज ऑफ दिस थिंग? और देखिए ये जो वायरस है ये फैलता है आपकी आईज से, नोज से और माउथ से। तो प्लीज कवर योर आईज ऑल्सो कि उसको, और आपने जो मास्क पहनना है वो पूरा आपका नोज के ऊपर कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको लटका लिया। और अभी मैंने कई लोगों को देखा, कितने अभी फेसबुक पे आते रहते हैं, हमारे कितने गुरुजी के सत्संग हो गए या फिर हमारा और फंक्शंस हो गए, तो कोई भी इस बात को नॉर्मल नहीं ले रहा है। अरे आप मास्क पहन के, आपने जो करना है आप मास्क पहन के कर लीजिए, कम से कम प्रिकॉशन तो हो जाएंगी। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लोग कितने कौन कौन कैरियर है इस वक्त,
क्योंकि अगर कैरियर को कुछ नहीं हो रहा है, वो जैसे कहते हैं ना, इस टाइम एसिम्टोमेटिक जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जब अगर एसिम्टोमेटिक केसेस को अगर कुछ नहीं हो रहा, तो ये मत समझिए कि उसको अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। उसके अंदर तो है ना, उसके सांस के थ्रू या उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो किसी में भी पहुंच जाएगा। तो सामने वाला तो डेफिनेटली विक्टिम हो जाता है ना, कि उसको तो वो चीज़ मिल गई फिर। और दूसरा संगत जी कि जब आप अपने किसी काम से बाहर गए हो, तो प्लीज़ जब आप बाहर जाते हो, जब अपने काम से आप वापस आते हो, तो ये नहीं कि मास्क उतार के आप रख दो। प्लीज़ आपने नहा धो के कपड़े चेंज करके आपने वही तो नहीं, आपने दूसरा मास्क लेना है और उसको प्लीज़ वो करिए। क्योंकि आप तो बाहर से अगर सपोज कोई लेकर आ जाता है, क्योंकि डेली आप टेस्ट नहीं कर सकते, डेली आप वो चीज़ वो नहीं कर सकते, जस्ट आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आप अपने घर के लोगों के लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? क्यों होता है कि एक फैमिली में हो तो सबको हो गया? वो यही रीज़न होता है कि आप घर पे भी आकर बाहर से आ रहे हैं, तो प्लीज़ वियर योर मास्क। आप मास्क पहने रखिए। आप घर पे आते हो इमीडिएटली पहले आप सैनिटाइज करिए। दरवाजा किसी चीज़ से टच हो गया तो उसको करिए। आप जो आप टैप आप यूज़ करते हैं, आजकल आप रूटीन बना लीजिए कि जब आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो साथ में अपने टैप को भी वॉश कर दीजिए, तो ताकि एक वो भी साबुन से वॉश हो जाएगा। हर इंसान ये छोटी छोटी चीज़ें कर ले तो आई थिंक इट्स नथिंग लाइक दिस। मतलब आप टैप को भी वॉश करना शुरू कर दीजिए। आप बाहर भी कहीं वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो आइडली तो बाहर करना नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू आर यूजिंग इट तो प्लीज़ वो टैप को आप ज़रूर वॉश करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हर किसी के लिए मतलब बहुत आई थिंक बेस्ट प्रिकॉशन है ये, जो कि लोग छोटी छोटी चीज़ों को लगता है कि नहीं हम क्यों ऐसा करें। ये आपकी अपनी मोरल ड्यूटी है बेसिकली, मतलब इस चीज़ को रोकना एक ये चीज़ मोरल ड्यूटी है। आप एक अच्छे सिटीजन बनिए एक, और आप तो गुरुजी की संगत है तो आप एक अच्छी गुरुजी की संगत बनिए कि कैसे हमें प्रिकॉशन लेनी है। और देखिए मंदिर के अंदर क्योंकि आप लोग इतना प्रिकॉशन लेके जा रहे हैं, इसलिए सब बड़े मंदिर का एक दिन और ओपन हो गया है। तो अगर आप अपनी खुद को प्रिकॉशन लेंगी तो इसको आप खाली आप भगा सकते हो। क्यों, जैसे आंटी ने बोला कि लाइक इसमें गुरुजी ने बोला है कि आई थिंक 2025 तक ये चीज़ों आएगी, वो जाएगी आएगी जाएगी आएगी। और आपने भी देखा है कि कितनी बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एड्स हो गई, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं, जो HIV आया, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स। जब ये पोलियो जो हुआ, मतलब देर चेचक भी जब आया था, स्मॉल पॉक्स मतलब चिकन पॉक्स, तो सोचिए ये चीज़ें आई और कितने टाइम तक रहीं। जब लोगों ने प्रिकॉशन लेना शुरू किया तो उसको तब इरेडिकेट किया गया। पोलियो अभी भी इरेडिकेटेड नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हर इंसान अगर अपनी अपनी प्रिकॉशन खुद ले ले, है मतलब देखिए आप कुछ सोचिए कि जब हम लोग बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े भी बात कहते थे कि हाथ धो के खाना खाओ, हाथ धो के ऐसे करो। जब आप हाथ धोकर आते हो तो किसी चीज़ को टच मत करो, डायरेक्ट आपने खाना खाना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हैंकी से अपना वो कुछ कर लेते हैं या टिश्यू पेपर से कर लेते हैं। अरे वो हैंकी या टिश्यू पेपर भी पे अगर कुछ पड़ा होगा देन तो आप नॉर्मल वैसे ड्राई कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद आप कर लो। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो आई थिंक इट्स नथिंग लाइक दैट। तो गुरुजी का जैसे हमेशा रहता था, तो ताया जी ने मुझे यही बोला कि आप जब भी आप सत्संग शेयर करोगे तो आपने अब ये चीज़ें आपने ज़रूर शेयर करनी है कि अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। क्योंकि देखिए हर बात तो गुरुजी तो है ना, बेसिक चीज़ें हमें गुरुजी ने जब हमें एक टीचिंग दे दी है कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, तो हेल्थ का ध्यान खाली गुरुजी के एक बोलने से नहीं होता, आपने गुरुजी का कहा मानना भी है। उनको मानो भी, उनकी कहा भी तो मानो ना, कि अगर वो जो कह रहे हैं उनको भी तो मानो ना। जब उनको हम कहना ही नहीं मान रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या। और देखिए अगर आपकी हेल्थ ठीक रहती है तो सोचिए आप हर चीज़ लाइफ में एंजॉय करते हैं, हर चीज़। आपका जो भी इंसान बीमार होता है घर के अंदर, वो दैट मेन पर्सन इज अ सफरर, और उसको कुछ हो रहा है तो उसके फिर इमीडिएट मेंबर सफरर होते हैं। पर जो मेन पेन है वो आपका आप हम खुद, मतलब अगर मुझे उस दिन तकलीफ थी तो वो मैं खुद झेल रही थी, मेरे परिवार वाले खाली खड़े थे। तो ये चीज़ हो जाती है, पेन तकलीफ तो उनको भी थी, लेकिन जो इंसान मेन पेन में होता है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो संगत जी इसीलिए प्लीज़ अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। आप बाहर जा रहे हैं, कईयों को बाहर जाना ही पड़ सकता है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम नाउ, क्योंकि कोई घर पे कितना बैठ जाएगा, सबने काम करने हैं। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन से लेके आप प्लीज़ काम करिए और प्रिकॉशन से ही सारी चीज़ें करिए। गुरु जी का सत्संग भी आप करते हो, कुछ भी करते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और
हेल्दी वे में आप सारी चीज़ें करिए। आज तो सर्दियों का मौसम है, तो बेसिकली अच्छी चीज़ें गुरुजी कह रहे थे कि जैसे सरसों का साग, गुरुजी मक्की की रोटी गुरुजी को बहुत पसंद था। और तो डेफिनेटली ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो आप इनका यूज़ करिए। इतना कुछ होता है हमारी हमारी सर्दियों में, तो इंडिया के अंदर तो इतने देर सो मेनी वेराइटीज़ एंड देर आर सो मेनी थिंग्स इन आर किचन कि आप अपने आप को बिल्कुल हेल्थी रख सकते हो। तो संगत जी, गुरुजी का देखो है कि गुरुजी ने हमेशा हेल्थ दी है, और वो अभी भी आप मांगोगे वो तो हमेशा हेल्थ दे रहे हैं, और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग भी कर रहे हैं। एक बार बताती हूँ कि मेरी मम्मी को एक बार बहुत हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो मेरी मम्मी को डॉक्टर्स ने कह दिया कि एंजियोग्राफी करानी है। तो मेरे को तो बिल्कुल वो नहीं था कि लाइक एंजियोग्राफी में गुरुजी से बिना पूछे तो हम कुछ काम करते ही नहीं थे। तो मुझे था कि नहीं, मुझे तो गुरुजी से काम मतलब गुरुजी से पूछ के ही काम करना है, बोला ऐसे तो कुछ करना नहीं है। क्योंकि मेरी आदत थी, जब भी घर में कुछ भी होता था तो ऐसे से मैं गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन देखिए, जैसे हमारे घर में कुछ होता है तो हम जैसे डिस्कस करते हैं अपने किसी बड़े से, तो मुझे भी इस गुरुजी से होता था कि कुछ भी करना उससे पहले आई यूज टू आस्क गुरुजी ऐसे करना है या ऐसे हो गया, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो बस मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो कि आप अपनी मम्मी को ऐसे कह रहे हो कि लाइक कि मतलब एंजियोग्राफी के लिए हमें 2-3 दिन चाहिए अभी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, अब उनको तो मैंने नहीं बताया कि लाइक हम लोग गुरुजी से जाके पूछेंगे और इस तरह से करके। तो बस मुझे था कि नहीं, मेरी सिस्टर्स ने कहा कि दीदी देख लो, लाइक मैंने कहा मेरे को सोच लिया, मैंने कहा गुरुजी के बिना तो मुझे कुछ काम नहीं करना है। तो संगत जी, मैं गुरुजी के पास, मम्मी की फोटोग्राफ थी, हम लोग जब कोई नहीं जा पा रहा था तो कई संगत से मैंने सुना था कि वो अपना लाइक ग्रुप मतलब कंसर्न पेशेंट की कंसर्न अपने जो भी फैमिली मेम्बर है उनकी पिक लेके जाते थे और गुरुजी के आगे मत्था टिकवा लेते थे। तो मैं भी ऐसे लेके गई अपने पेरेंट्स की, मतलब साथ में थी मम्मी पापा दोनों की। तो उनको जैसे ही मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मम्मी की ना एंजियोग्राफी करानी है, तो गुरुजी कहते ना ना ना, एंजियोग्राफी ना कराई। तो अब गुरुजी ने बोले, मैं तो खुश हो गई कि लाइक चलो मम्मी की एंजियोग्राफी नहीं होनी है, क्योंकि मम्मी डायबिटिक भी थे उस वक्त। डायबिटिक पेशेंट को हर चीज़ों का बहुत डर लगता है, तो मम्मी को बिल्कुल मन नहीं था कि ऐसा कुछ प्रोसेस हो उनका। तो मम्मी को मैंने बताया निकलते के साथ ही, तो मम्मी तो बहुत खुश हो गए। तो देखो कैसे वो गुरुजी ने मतलब मम्मी को उस टाइम ब्लेसिंग दी, और उसके बाद मम्मी को 10 साल मम्मी को दिए। और बस गुरुजी मेरी मम्मी जहाँ भी हों वो बहुत बहुत खुश हों, उनको अच्छी जगह पे रखना आप। तो इस तरह संगत जी मेरी मम्मी का देखो, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही, कहाँ डॉक्टर से कह रहे थे कि एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, और हो सकता है कि हमें बाईपास भी उनका करना पड़े अगर इन बिटवीन हमें लाइक कुछ ऐसा लगता है कि अगर हमें बीच में दिक्कत आई। तो सोचिए, वो कुछ भी नहीं हुआ मेरी मम्मी का, और वो वैसे ही ठीक हो गए। हाँ, दवाइयाँ चली उनकी, बट ऑल वर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो इस तरह से मम्मा को ब्लेस किया गुरुजी ने। और गुरुजी का तो खैर इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है, मैं कहती हूँ हर पल शुक्राना है गुरुजी का। मतलब सच में, मतलब मैं तो कहती हूँ मेरी हर सांस, हर चीज़ मेरी शुक्राना है। अभी संगत जी क्या हुआ कि मुझे अभी ना कुछ दिन पहले ड्रीम आया, 1.5-2 महीने हो गए इस बात को, कि गुरुजी को मैं, गुरुजी कहीं बैठे हैं, तो ना मेरी हमेशा एक आदत होती थी गुरुजी को, जब भी मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो हमेशा मुझे था कि मैं गुरुजी के ना चरण जरूर छूने हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनको टच कर पाती थी, और गुरुजी के हमेशा मैं चरण छूती थी, हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट, मतलब हमेशा ही छुए मैंने। तो गुरुजी का ना कई बार मुझे देखते थे ना तो पैर ऊपर कर लेते थे, और मैं कह रही थी गुरुजी, मतलब लाइक मुझे तो मतलब मन में बोल रही होती थी कि गुरुजी मैं तो चरण छूने हैं आपके। और फिर वही जैसे मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी ही यूज्ड टू गिव मी अ स्माइल, और कई बार तो पैर नीचे कर लेते थे और कई बार ऐसे ऊपर बोल के बैठ जाते थे लाइक, और उनको पता था कि मेरे चरण जरूर छुएगी। और लेकिन मैं जब गुरुजी ऊपर जैसे कई बार पैर ऊपर कर लेते थे, तो सोची संगत जी मैं तभी भी जबरदस्ती ना पैर ढूंढ के गुरुजी के और आइडिया, मतलब वो तो ढूंढने क्या, मतलब आइडिया तो होता है कि पैर कहाँ गुरुजी ने रखे हुए हैं, सॉरी चरण उनके गुरुजी के। तो मैं गुरुजी के चरण हमेशा मतलब छूकर उनको मतलब माथा टेकती थी कि चरण तो छूने ही छूने हैं गुरुजी के। तो संगत जी मतलब तो यही चीज़ मेरे ड्रीम में भी रहती है। तो मेरे को जब भी गुरुजी का ड्रीम आता है तो मेरे को सबसे पहली चीज़ रहती है कि मुझे गुरुजी के चरण छूने हैं। तो अब इस ड्रीम में भी ये हुआ कि गुरुजी कहीं किसी के घर में बैठे हुए हैं, और बहुत बड़ा सा रूम है एक्चुअली।
जब गुरुजी वहाँ बैठे हो तो मेरे को बस ये लगता है कि मुझे गुरुजी के जाके चरण छूने हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ, गुरुजी के चरण छूती हूँ मैं। तो गुरुजी के चरण छूते हुए गुरुजी मुझे कहते हैं तू ना अपनी राइटिंग सुंदर बना। अब संगत जी मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो खैर मैं और उसका भी देखो मुझे कैसे गुरुजी ने आंसर किया कि देखिए वो लिखने का जो चीज़ है ना वो कैसे है एक्चुअली। तो हुआ क्या कि अच्छा मैं पहले अपना ड्रीम बता देती हूँ पूरा। तो उसके बाद ना ये राइटिंग के बारे में मेरे को बात बोलते हैं और कहते हैं कि फिर मैं राइटिंग ठीक करने लगती हूँ। लाइक गुरुजी मैं कहती हूँ कि अरे अगर मुझे कोई स्लेट मिल जाए, क्योंकि स्लेट पे राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं ना, लेकिन वो पेपर पेन होता है या कुछ होता है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। फिर मैं बस ये है कि गुरुजी ने बोला कि राइटिंग सुंदर लिखनी है, तो मुझे राइटिंग सुंदर लिखनी है एक्चुअली अपनी। तो उसके बाद ना फिर गुरुजी कहीं उठ के चले जाते हैं। तो मैं फिर गुरुजी के पास मैं देखती हूँ कि अरे गुरुजी कहाँ चले गए। तो मैं देखती हूँ कि जो वो दूसरे रूम में कहीं है, तो एक बहुत बड़ा सा हॉल है एक्चुअली वहाँ पर। और उसमें कुछ मूव कलर का मुझे याद है, बहुत सुंदर सा कुछ बहुत प्यारी सी दीवार बनाई है उसकी और बहुत अच्छा सा है। तो गुरुजी वहाँ पे खड़े हुए हैं एक्चुअली। तो जब वहाँ गुरुजी खड़े हुए हैं तो मैं एकदम अंदर जाती हूँ। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि ऐसे चलो पाठ करो, मेरे को ऐसे बोल चलो पाठ करो। तो मैं तुमसे कहती हूँ हाँ जी, मतलब ऐसे होता है ना, कोई एकदम किसी ने बोला। तो गुरुजी ना मेरे को 2 बुक्स पकड़ाते हैं, एक थोड़ी सी पतली है, एक थोड़ी सी मोटी है। हाँ सॉरी संगत। तो 2 बुक्स पकड़ाते हैं मेरे को और कहते हैं चलो पाठ करो। तो मुझे ना वो एकदम समझ नहीं आता कि लाइक वो क्या है। तो लेकिन जहाँ संगत जी मुझे जो जब मैं सो के उठी तो वो जो पाठ मेरे दिमाग में चल रहा था, दैट वाज द जपजी पाठ, कि जपजी पाठ का पाठ करना है। बट जब मैंने कहीं सत्संग कहीं शेयर किया तो किसी ने कहा आंटी वो मोटी सी बुक तो सुखमणि पाठ है, और जो पतली सी बुक है दैट है दुख भंजनी पाठ। तो आप ना दुख भंजनी का पाठ करो, आई थिंक यही शायद मैसेज मिला है। और मैंने ना फिर किसी एक आंटी, एक पुरानी संगत है आंटी, तो मैंने उनको कॉल किया क्योंकि उन्होंने बोला मेरा नाम मत लिया करो, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग द नेम। तो उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा अच्छा, मैं उनको जस्ट ऐसी ड्रीम बता रही थी और ऐसी कुछ चल रहा था, और उससे पहले वो कुछ अपना डिस्कस कर रही थी। तो मेरे को एकदम से कहती है, मेरे को एकदम से कहा, मैंने कहा ओहो आंटी, तभी मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने वो लिखने के लिए मुझे क्या बोला है एक्चुअली। तो वो किसी और का बता रही थी और वो ये था, और शी वाज जस्ट टेलिंग मी कि लाइक जब वो गुरुजी का मंत्र जाप आता है मंदिर के अंदर, तो किसी का कोई ड्रीम था, किसी का वो कैसे कनेक्शन बनता है एंड यू गेट एन आंसर। तो वो कहती हैं कि लाइक जिस टाइम आता है तो वो क्या करती हैं कि गुरुजी ने उनको बोला था कि ये ना आपने ओम नमः शिवाय लिखना है। तो वो डायरी के अंदर जब तक मंत्र गुरुजी का वो चलता रहता है, तो मैं उनसे ये पूछना भूल गई कि ओम नमः शिवाय है खाली या फिर पूरा मंत्र है। तो लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि दैट इज जस्ट अ ओम नमः शिवाय। तो बेसिकली लिखना है तो आप उसको लिखो। तो संगत जी मेरे को लगा कि अरे गुरुजी शायद मुझे यही, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी बातें की हैं बट मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मैं कहा शायद गुरुजी मुझे यही लिखने के लिए कह रहे हैं। तो संगत जी जब मैंने अगले दिन आई थिंक उन्हीं उसी दिन जब मंदिर का मंत्र जाप चल रहा था, तो मैंने एक डायरी उठाई और उसमें ओम नमः शिवाय लिखना शुरू कर दिया। तो संगत जी आप बिलीव करना, मेरे को सच में मेरे को लगा, मैंने कहा वाकई मेरी राइटिंग कितनी खराब है कि मुझसे, क्योंकि शायद मैं इतने सालों बाद वो हिंदी भी लिख रही थी, और लेकिन जो भी है कि वट एवर इट इज कि वो राइटिंग, मतलब मुझे लगा शायद गुरुजी चाहते कि सुंदर सुंदर लिख। तो वो मेरे को अपना आंसर मिल गया उस चीज़ का। अब संगत जी हुआ क्या कि मेरी जो छोटी सिस्टर है, शी इज़ इन न्यूजीलैंड। तो उसका कुछ मतलब वो था कि लाइक उसका 9 मंथ अभी होने वाले थे, तो आई थिंक वो कंप्लीट नहीं हुए थे अभी। तो उसको ना शी गॉट फीवर, उसको फीवर आ गया। उसका मुझ पर कॉल आया, क्योंकि देखिए इस कंडीशन के अंदर अगर किसी को फीवर आ जाए, ऊपर से वो न्यूजीलैंड में है, तो वहाँ तो डॉक्टर्स आपको पता है इजीली कहीं बाहर देखते नहीं है, ऐसे इंडिया में नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब डॉक्टर का मिलना, या वो भी स्पेशली इस कंडीशन के अंदर। तो उसने कहा दीदी मेरे को तो अभी ऐसे ऐसे इस टाइम के अंदर फीवर हो गया, मैं क्या करूँ। अब संगत जी मुझे 1 या 2 दिन पहले ही वो ड्रीम आया था। तो उसको मैंने बोला, क्योंकि मैं किसी सत्संग में भी इस चीज़ सुन रही थी, और वो जो मेरी फ्रेंड है उसने भी मेरे को बताया था कि लेकिन ना तू दुख भंजनी पाठ किया कर। तो मैं थोड़ा सा कर रही, हाँ मैं कर लूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, ये सब चीज़ चल रही थी। तो संगत जी मैंने वो जो दुख भंजनी पाठ है मैंने तो क्या शुरू कर दिया था, नहीं जब गुरुजी ने दिखाया मेरे को, वो 1-2 बार मैंने सुना था बस मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं किया। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा देख मेरे को ना ऐसे ऐसे ड्रीम आया है गुरुजी का, और ना दुख भंजनी पाठ बताया है। तो कह रही दीदी यहाँ तो, और ना तू खाली जस्ट एक क्रोसिन ले ले, कुछ मत करना, क्योंकि रात को वहाँ पे डॉक्टर्स का मिलना या मतलब इस तरह से बड़ा मुश्किल था, और बहुत दिक्कत हो रही थी उसको।
तो मैं कहती तो गुरु जी का नाम ले, गुरु जी के आगे जल प्रसाद रख, जो पीना खाना पीना तो गुरु जी के आगे रख। तो एक काम कर, दुख भंजनी का पाठ लगा, और तेरे को नहीं पढ़ सकती ना पढ़, बट यूट्यूब पे लगा, उसको मैंने लिंक भेजा, और लिंक भेजने के बाद उसको दुख भंजनी का पाठ मैंने बोला उसको पढ़ना। नेक्स्ट डे उसका कॉल आता है कि दीदी मेरा तो फीवर उतर गया, और कहती दीदी आपने नोटिस की है एक बात कि वो दुख भंजनी पाठ के अंदर वो कितनी बार आता है कि ताप उतरने का, और बाकी मैंने भी इस तरह से नोटिस नहीं किया था ये बात कि उसमें ताप उतरने का ही कुछ है। और संगत जी फिर मुझे किसी और संगत ने बताया कि ये जो पाठ लिखा गया था, ये एक जब वो चेचक वाली बीमारी आई थी उसी पेंडेमिक में ये लिखा गया था, जब वो महामारी आई थी। तो बेसिकली ये महामारी का तोड़ है जो उस वक्त ये पाठ लिखा गया था। तो शायद गुरुजी ये चीज़ बताना चाहते थे, या जो भी इतना कहते पाठ सिमरन करो, तो ये चीज़ है। तो संगत जी ऐसी मेरी आंटी हैं, तो शी जस्ट लाइक माई मदर, तो उनको कोरोना हो गया। पता चला कि वो बल्कि हाँ कि इतना प्रिकॉशन ले रही थी क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हैं, तो ऑब्वियसली उनके बच्चे उनका बहुत ध्यान रख रहे थे कि मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, और समहाउ उन्हीं को ही फीवर हो गया एंड शी गॉट कोरोना। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि नीलम ऐसे ऐसे बात है। तो अब देखिए संगत जी इसमें कुछ कर तो सकते नहीं हम लोग, सॉरी, तो उसमें कुछ कर तो हम मतलब दवाइयाँ बता सकते हैं ना, मिल सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं। तो मेरा तो बड़ा रोना छूटा। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरी आंटी को ठीक करो। और बस मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा अरे आंटी मेरे को एक बहुत अच्छा बताती हूँ आपको। कहती क्या? मैं कहा अपना मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, आप ना दुख भंजनी का पाठ करो आप। तो कहती दुख भंजनी का इससे क्या होगा? संगत जी जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो मैंने कहा नहीं आप कोई बात नहीं, आप ना मेरे कहने से ना आप इतना तो कर सकते हो। उन्होंने पाठ किया, कहती मेरे को तो समझ ही नहीं आया, ऑल्दो शी इज़ अ पंजाबी, तो क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं उसमें। तो मैंने कहा देखो आंटी मैंने ना किसी पुरानी संगत को सुना था, तो जब उन्होंने बोला था कि ना तू शब्द बाणी सुन, तो उन्होंने बोला आंटी ने कि गुरुजी मुझे तो पंजाबी आती नहीं। तो गुरुजी ने कहा तेरे को मैंने पढ़ने के लिए या वो समझने के लिए नहीं बोला, तेरे को मैंने कहा तो सुन। वो बेसिकली क्या है संगत जी कि जब हम कोई चीज़ का पाठ करते हैं तो बेसिकली जब हमारे वो कानों में पड़ता है, आपने हमारे हिंदी में भी देखा होगा, हमारे हिंदू में भी देखा होगा कि कितनी चालीसा हो गई है हमारी, या शिव कोई भी चीज़ हो गई, शिव पुराण हो गया, कुछ भी आप लगा लो, कोई आरती लगा लो, तो उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी कथा लगा लो कि सुनने वाले का और सुनाने वाले दोनों का भला। आप सोचिए कि यही बात हमारे गुरु जी कहते थे कि सुनने वाले का सुनाने वाले का दोनों का भला। तो संगत जी ये तो हमें बहुत अपना वो करना है कि इसी तरह हमारे जो सत्संग हो गए हैं, और यही भी आप सुनाइए सुनिए, इसमें पता नहीं किस किस का कल्याण छुपा हुआ है, किस किस की वो किस किस को आंसर्स मिलते हैं। तो संगत जी मेरी आंटी ने जो दुख भंजनी पाठ था वो शुरू कर दिया, और एक उनको मैंने जपजी पाठ भी भेज दिया। तो उनका ना बुखार फिर भी नहीं उतर रहा था। मैंने कहा कहते नहीं ना मेरा बुखार उतर नहीं रहा। अब संगत जी आपको मैं बताऊं, ये बात मैंने उनको भी नहीं बताई अभी तक कि मैंने उनके बारे में कोई ड्रीम देखा था, जो कि मेरे को ड्रीम अच्छा नहीं दिखा था उनके बारे में, और मुझे बहुत टेंशन थी कि आंटी को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बड़ा रोई गुरुजी के आगे कि नहीं गुरुजी जस्ट लाइक माई मदर, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बचपन से जैसे यशोदा माँ ने किशन जी को पाला था ना, तो शी माई यशोदा। तो कि मेरे को लगा कि नहीं ये ठीक होने चाहिए गुरुजी। और तो मेरे बस दिमाग में ये था, मैंने कहा नहीं आंटी, क्योंकि इसलिए थोड़ा उनको शायद 3 दिन लगे, लेकिन 3 दिन बाद कहाँ उनको इतना परेशान, फीवर नहीं उतर रहा। मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप दुख भंजनी पाठ और ये जपजी पाठ है ना, और स्पेशली दुख भंजनी पाठ ही छोड़ना मत, आप किसी भी कीमत पे आप करते रहो, आप सुनते रहो। आपसे नहीं सुना जा रहा, कहती मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा नीलम, मेरे को किसी में नहीं हो रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बता मुझे कुछ होगा तो नहीं। मैंने कहा नहीं आप इस गुरुजी का ध्यान करो, गुरुजी सब ठीक करेंगे आप, लेकिन पाठ मत छोड़ना, आप कुछ भी हो जाए चाहे। तो उन्होंने वही मेरे कहने से उन्होंने मेरी बात मानी, और वो दुख भंजनी का पाठ वो डेली करते रहे। और संगत जी 3 दिन के बाद उनका बुखार उतर गया। और देखिए कि सच में पाठ में कोई भी पाठ हो आपके भगवान का, मैं कहती कोई भी रिलीजन हो, देखिए चाहे वो आप किसी भी रिलीजन के हो ना, आपका अगर आप पाठ करते हो ना अपना, तो आपको सब कुछ आपकी चीज़ें दुख तकलीफ दूर होता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ का बताती हूँ कि कोई हमें ये बोले कि आपके हिंदुओं में भी ऐसे हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं भी, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, ये भी नया कोरोना शुरू ही हुआ था, तो मैं अपने क्लिनिक जा रही थी। तो जब क्लिनिक जा रही थी तो मैं ऊबर के अंदर बैठी हुई थी मैं। तो ऊबर वाले से मैंने कहा भैया मैं आपको ना एज अ डॉक्टर आपको एडवाइस कर रही हूँ कि जब भी कोई आएगा ना या कोई जाएगा तो एक सैनिटाइज़र आता है वो स्प्रे वाला, तो वो लोग आप खरीद लो
और उसको ना आपने स्प्रे करना है और ऐसे ऐसे प्रिकॉशन। आई वाज जस्ट टेलिंग हिम ऐसे करके। तो कहते हैं मैडम जी ठीक है, एज अ रिस्पेक्ट मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन ना, और मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चलो जो भी सवारी आएगी जाएगी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो सारे दिन गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपको तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हंसने लगा, कहता है कि मैडम मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कहा क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? कहते हैं मैडम आपको पता है कि मैं ना 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं वो तो पूजा पाठ हम भी करते हैं। कहता नहीं मैडम देखो आपको पता है कि मैं को उस अल्लाह पे इतना विश्वास है कि वो मुझे कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि मैं उसकी जो मतलब मैं जो नमाज पढ़ता हूँ मैं तहे दिल से पढ़ता हूँ। और कहते हैं आपको पता है एक बार जो उसकी दादी नानी थी, तो कहते हैं कि एक बार पता नहीं किसको घर में कि डॉगी ने बाइट कर लिया था। तो कहती है कि उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे घर का कोई भी बच्चा कुछ भी हो जाए हॉस्पिटल नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। कहते हैं आपको पता है आंटी सॉरी मैडम कि मैं अपने सामने 3 पीढ़ी तो मैंने देख ली है, प्लस मेरे फादर बताते हैं, मेरी दादी नानी बताती हैं कि कितनी पीढ़ियों से हमारे घर में कोई भी डॉक्टर के पास कोई हॉस्पिटल नहीं गया है। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो, लाइक ऐसा नहीं कि लाइक आपको तकलीफ होती होगी? कहते हैं आप यकीन मानिए कि मेरे घर में पहली बार तो किसी को तकलीफ नहीं होती, और अगर तकलीफ होती है तो हमारे घर के अंदर जो कहते हैं हमारा अपना तरीका होता है पाठ करने का, पूजा पाठ करने का जो भी तरीका होता है जैसे आप लोगों में होता है, वो हमारा बढ़ जाता ज़्यादा। हम कोई भी इंसान हमारी नमाज नहीं छोड़ता, हम अपना पाठ जो नियम से हैं, आपको भी जानते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं अपना नमाज का पाठ कुछ भी हो जाए वो जो टाइम आता है उस वक्त जरूर करते हैं। तो सोचिए संगत जी कितनी बड़े मेरे लिए होते। कहते हैं ये मेरा कोरोना वरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब मेरे पास मेरा अल्लाह मेरे साथ में है ना, तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये भी हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो कहने का मतलब संगत जी ये है कि देखिए ये नहीं कि हर धर्म में हर धर्म के अंदर आपके अपने जो भी आप जिनको गुरु मानते हो, भगवान मानते हो, आप उनका पाठ करिए। बेसिकली द मेन पर्पस इज कि आपको पाठ और सिमरन करना है। दैट्स द बेस्ट थिंग कि इसके मतलब आप कुछ भी करिए, मतलब बाकी तो जो भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपका पाठ जो आपको देगा ना वो आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। आप अपने लिए करिए, दूसरों के लिए करिए, इससे ज़्यादा बेनिफिशियल इस टाइम कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए जब कलयुग भी आया था, जब स्टार्ट हुआ था कलयुग, तो उस टाइम राजा परीक्षित ने भी ये बात उस टाइम बताई गई थी कि कलयुग के अंदर एक पाठ और सिमरन ही है जो आपको इस भवसागर से पार ले जाएंगे और आपको आपका बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो मीरा जी आई, चैतन्य महाप्रभु आए, कबीर जी आए, रामदास जी आए, गुरु नानक देव जी आए, जिन्होंने मतलब इतने हमारे गुरुओं के 10 गुरु आए, और हमारे कितने आप ये देखिए कितनी वाणी लिखी गई हैं और कितनी सब चीज़ें हुई हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान का कितना नाम, वो क्यों, तब तो भगवान नहीं थे ना, भगवान कृष्ण उस टाइम साक्षात कहाँ थे, लेकिन उन्होंने ये सब किया। कबीर जी के सामने भगवान साक्षात थोड़ी थे, इन सब ने क्यों किया? जस्ट बिकॉज के क्योंकि ये चीज़ बेसिक चीज़ है कि जब आप नाम जपते हो, उन्होंने हमें यही बाणी में सिखाया है, यही हमें हर धर्म ये सिखाता है कि उस कहते हैं ना उस परम पिता परमात्मा में वो ताकत है, उसमें वो ताकत है कि वो आपको हर चीज़ से निकालेगी। देखिए जाना तो सबने एक दिन है, सबको पता है, लेकिन जब तक आप यहाँ पर हैं, जब तक आप, क्योंकि इस धरती पे जब अगर हमें भगवान ने भेजा है तो डेफिनेटली हमें हमारे कुछ कर्म काटने के लिए हमें भेजा होगा। तो आप उसको अपना अच्छा बनाइए। ठीक है, इंसान से कई बार गलती हो जाती है या किसी से भी हो जाती है, हम लोग एक गलतियां कर आए हैं पिछले जन्म में, तो ही हम लोग यहाँ पर आए हैं ना। तो अपना भगवान से आप अपना प्रे करिए। और देखिए इस वक्त सिर्फ यही मैं बोलूँगी, और एज ए डॉक्टर भी मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। अपने आप को आप सेफ रखते हैं, आप अपनी फैमिली को सेफ रखते हैं, आप अपने नेबर्स को सेफ रखते हैं, आप अपनी लोकेलिटी को सेफ रखते हैं, और ऐसे फिर आप अपने पूरे शहर को सेफ रखते हैं, और ऐसे फिर आप अपने पूरे नेशन को सेफ रखते हैं। तो ये आपकी छोटी सी कोशिश आपको देखिए आपके पूरे, और आप जब नेशन को ठीक रखते हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड ठीक हो जाता है। तो जब पॉजिटिविटी आप फैलाते हैं तो पॉजिटिविटी ही आपके पास वापस आती है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है हमेशा, और उसी बैंक से होता है। लाइक जितने फोर्स से आप जिसको बॉल को मारोगे उसी फोर्स से बॉल आपके पास वापस आती है। तो उसी फोर्स से आप अपनी प्रेयर दीजिए, दूसरों को दीजिए, आप अपनी प्रेयर लगाइए, इस यूनिवर्स में वो प्रेयर डालिए ताकि वो वापस आपके ऊपर वापस आए, तो लोगों का भला हो।
और उसको प्रेयर को जैसे कहते हैं ना, बॉल को अपने बड़ी जोर की मारा तो जैसे वो वापस आ रही है तो उसको कैच कर लेते हो आप, तो डेफिनेटली आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप उसको एकदम अपना माथा सामने ले आते हो या कुछ कर लेते हो या कोई और आता है तो उसको जोर की लगती है। तो लेकिन तो वही कहने का मतलब है कि उस प्रेयर्स को वापस लीजिए, मतलब यूनिवर्स में डालिए, उसको वापस लीजिए और ठीक से कैच करिए उसको। तो उसको ठीक से कैच करने का मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि बहुत नीवे होके रहिए, किसी की निंदा चुगली ये सब मत करिए कि आप मुंह पे कुछ बोलते हैं और आप पीछे कुछ बोलते हैं। आप जो भी आपने ना मतलब कहते हैं ना, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये वाला काम मत करिए। और प्लीज जो भी कुछ है, और मानिए कि गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं और वो सब कुछ सुन रहे हैं। क्यों किसी का कुछ बोलना, क्योंकि आपको वहां पे जाके जवाब देना है, आपको गुरुजी को बोलना है आपको। और गुरुजी तो वैसे भी अभी भी देख रहे हैं। अगर गुरुजी नहीं देख रहे होते तो गुरुजी आज क्या संघर्ष इतनी ना बड़ी होती। गुरुजी आज लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं, लोगों को सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। तो गुरुजी के आगे कोई हमारा कुछ पर्दा नहीं है, हमारा ऐसी कोई चीज नहीं है। उनके आगे आपके मन में अगर किसी के लिए कुछ गलत चीज है, एक बार आपके मन में होगा, आप उसे छुपा लोगे, बट लेकिन गुरुजी से आप नहीं छुपा सकते। गुरुजी के आगे मतलब तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए आप पाठ करिए। और अभी देखिए, जब ये बड़े मंदिर का जो भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जब सुखी बरार आंटी आए हुए थे, तो मैं तो एकदम देख के हैरान हो गई बहुत ज़्यादा, जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि अपना जो नए साल का जो शुरुआत है वो जपजी पाठ से आप शुरू करो। तो पतली से बुक जैसे ही मैंने देखी तो मुझे लगा कि अरे, और उसमें देखो फोटोग्राफ भी बनी हुई थी, कुछ था उसके ऊपर। तो मुझे ध्यान आ गई कि कुछ मैंने फोटोग्राफ देखी है मैंने, और कुछ पतली सी बुक है। तो आई थिंक ये 3 बुक्स हैं। और गुरुजी कहते थे कि लाइक शिव पुराण, मैंने कल से बच्चों को बिठाकर शिव पुराण का, मैंने कहा चाहे एक अध्याय हम डेली करें लेकिन पढ़ना जरूर है। हालांकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी थोड़ा सा ऊपर से जा रहा था, पर गुरुजी कहते थे कि आपको तीसरी बार में ही समझ में आएगा। आप नहीं पढ़ सकते हो यूट्यूब पे देखिए, एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट द थिंग्स। ऐसे ही गुरुजी एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी का बोलते थे। और एक बुक और बोलते थे गुरुजी, जो मुझे अभी कोई पुरानी संगत है उन्होंने मुझे बताया, ये एक बुक है कोई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक है, कोई स्पिरिचुअल, मैं नाम ही भूल गई हूँ। लेकिन संगत जी मैं इसको फेसबुक पे जरूर शेयर करूंगी वो कौन सी बुक है। वो मेरे पास पढ़ी है, मेरे हस्बैंड ने पढ़ी है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक बुक। क्योंकि हस्बैंड मुझे रोज उस पर कुछ सुनाते रहते थे, पर मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, मतलब लोग तो लिख देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली ये पता चला कि गुरुजी ने उस बुक के लिए भी बोला हुआ है, और वो इतनी अच्छी बुक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि मैं तो उसको काफी कुछ सुन चुकी हूँ उसके अंदर से हस्बैंड से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का इस तरह से। तो ये बुक्स पढ़िए आप, बल्कि जो भी आपको अच्छी लगती है, मतलब जितनी भी स्पिरिचुअल की चीजें हैं, बुक्स हैं, वो आप पढ़िए। और गुरुजी ये भी कह रहे थे कि आपको एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ को। और यही इसीलिए होता था कि पहले गुरुजी के यहाँ पे अगर जब शब्द बाणी चल रही होती थी, उसके बाद जैसे ही लंगर शुरू होता था, उसके बाद दूसरे फिल्मी गाने लग जाते थे। और वो फिल्मी गाने लगते, तो मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये शब्द बाणी चल रही थी, एकदम से ये कैसे हुआ कि लाइक एकदम से। लेकिन पता चला बाद में, तो खैर इनफेक्ट पुरानी संगत से भी पता चला कि लाइक गुरुजी ने कितना कहा था कि लाइक हर वक्त 24/7 आपको पाठ करने की जरूरत नहीं है कि आप वो कर रहे हो, कि आपकी जो मौज मस्ती है आपको वो भी बहुत जरूरी करनी है। और इसीलिए शायद गुरुजी हर फंक्शन में डांस करवाया करते थे कि खूब खुश रहो, खुद मतलब मस्ती से जियो, खूब अपना कहते हैं ना हंसते गाते हुए अपनी ये जिंदगी गुजारो। संगत जी कहते हैं कि गम जो है ना, देखिए वो हर थोड़ी दूर में बैठा हुआ है, हर थोड़ी दूर में गम बैठा हुआ है। तो रास्ते में जब आप जा रहे हो ना, हर थोड़ी दूर में गम बैठा हुआ है। खुशी जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसी रास्ते में खुशी भी है और गम भी है। खुशी कम आती है, गम ज्यादा आते हैं हर किसी इंसान की जिंदगी के अंदर। तो जैसी वो खुशी जब आती है ना, उसको आपने अच्छे से एंजॉय करना है। कि पीछे गम गया या आगे आने वाला गम है, उसका मत सोचो आप। वो जो चला गया वो चला गया, जो पीछे आगे जो गम आएगा उसको देखा जाएगा। जो खुशी उस वक्त रास्ते में खड़ी है, उसको आप खुशी से ही मतलब खुशी मन से उसको जियो, और बहुत अच्छे से उस चीज को जियो। क्योंकि यही एक लाइफ का वो है। हर कोई इंसान यहाँ पर बहुत खुश भी है, और हर इंसान यहाँ पे बहुत दुखी भी है। और हमें उसको, जैसे गुरुजी ने हमें चीज सिखाई है कि उसका तालमेल बनाते हुए हमें लाइफ में आगे से चलना है। और वो हमारे गुरुजी महाराज ने चीज सिखाई है हमें इस चीज के लिए कि पाठ सिमरन भी करो और इंजॉय भी करो लाइफ को। तो संगत जी ऐसे ही आप बस लोगों के आप भी अपने सत्संग शेयर करो और अपने दूसरों के आप सुनो। और देखिए छोटा सा मैं एक और हल्का सा बता देती हूँ कि जब मुझे बहुत डिप्रेशन वाली फेस आ गई थी, तो वो कैसे पूरा मैं कभी डिटेल में बताऊंगी, तो कैसे मैं वो शम्मी नारंग अंकल हैं उनका सत्संग सुन रही थी, और किस तरीके से मेरा
जो डिप्रेशन है उस चीज़ की मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो संगत जी कहते हैं सुनने वाले सुनाने वाले दोनों का भला। तो गुरुजी सबका कल्याण करें, सबका बहुत भला करें और नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारकें दोबारा से। और नया साल सबकी लाइफ के अंदर ऐसी हंसी खुशी लेकर आए। सबको मेरा जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत हमेशा मेरे साथ रहने का, मेरे अंग संग रहने का, हर किसी के साथ रहने का। तो संगत जी इसी के साथ ही जय गुरुजी।